दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथी की चाल चल रहे हैं। न सिर्फ हाथी की चाल चल रहे हैं, बल्कि अपने फैसलों में वो हाथी की सोच भी रख रहे हैं और जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। हाथी से उनकी तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम तौर पर हाथी जंगल में बड़ा शांत जीव माना जाता है, लेकिन जब वो चलता है तो बहुत दूर की सोच के चलता है और आसपास अगर कुछ जंगल के दूसरे जीव जंतु उसे डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे विचलित नहीं होता, वो अपने रास्ते आगे चलता जाता है। एक तो वजह यह है मेरी उनकी तुलना करने की। दूसरी वजह यह है कि आम तौर पर हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, बहुत दिनों तक रहती है और फैसले वो कर लेते हैं, अमल बेशक उन पे वो बाद में करें। और इसकी एक तीसरी भी वजह होती है कि हाथी आमतौर पर न ऑफेंसिव होता है और न बहुत डिफेंसिव होता है, जब तक कि बहुत ज़रूरत न पड़ जाए। और हमने देखा पिछले कुछ महीनों में, खासकर लोकसभा चुनावों के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई हमले हुए, बातें हुई उन्हें हटाए जाने तक की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसका ठीकरा भी उन पर फोड़े जाने की कोशिशें हुईं, लेकिन कहीं से भी योगी विचलित नहीं दिखे, अपने रास्ते चलते रहे। कहीं भी उन्होंने खुद के लिए डिफेंसिव यानी बचाव का कार्यक्रम नहीं किया, अपने फैसले लेते रहे। नहीं तो कांवड़ यात्रा वाला फैसला, जो कि सबको मालूम था कि बहुत ही विवादास्पद फैसला हो सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकता है, वहां पहुंचा। बहरहाल उसकी बात नहीं। तो इस वजह से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हाथी की चाल चल रहे हैं, बिना किसी चीज़ से विचलित हुए और बिना किसी से डरे हुए। ताज़ा मामला जो है वो नज़ूल की ज़मीन से संबंधित फैसले का है। नज़ूल की ज़मीन से संबंधित फैसला यानी कि उत्तर प्रदेश में नज़ूल की जो भूमि है उस पर अब लीज़ आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उस भूमि को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सरकार को वापस देना होगा। ये योगी के बड़े फैसलों में से एक है, यानी वो सारी ज़मीन सरकार की हो जाएगी। अब ये इतना बड़ा और विवादास्पद फैसला क्यों है, इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि योगी के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी यानी उन्हीं की रूलिंग पार्टी के कई विधायकों, कई नेताओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के नज़ूल भूमि वाले फैसले के खिलाफ बीजेपी के लोगों की सोच, कुछ नेताओं की सोच, कुछ विधायकों की सोच, कुछ मंत्रियों की सोच, एनडीए के समर्थक दलों की सोच वही है जो कांग्रेस की सोच है, जो समाजवादी पार्टी की सोच है, और इस मुद्दे पर ये तीनों एक हो गए। तो योगी आदित्यनाथ ने तो एक बड़ा काम कर दिया कि अपने ही दल के लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए कि ये नज़ूल की ज़मीन है क्या और इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों है। उस पर डिटेल जाने से पहले हम ये बता दें कि इस पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश वो लेकर आई थी। अध्यादेश में वही बात थी कि जो नज़ूल की ज़मीन है उसकी लीज़ आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और वो ज़मीन सरकार की वापस हो जाएगी। उसके बाद जब विधानसभा की बैठक शुरू हुई तो विधानसभा में इससे संबंधित बिल लाया गया और विधानसभा में भारी विरोध के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बिल को पारित करा लिया। लेकिन मामला अटक गया विधान परिषद में और विधान परिषद में उनकी अपनी ही पार्टी ने इसे पास नहीं होने दिया। कैसे, मैं ये बताता हूँ।
केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में ये बिल पेश कर रहे थे। अब केशव प्रसाद मौर्य इसलिए विधान परिषद में पेश कर रहे थे क्योंकि वो वहीं के सदस्य हैं, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, क्योंकि वो अपना चुनाव हार गए थे, इसलिए उन्हें विधान परिषद के रास्ते भेजा गया। तो बहरहाल, तो जब वो ये बिल पेश कर रहे थे उस वक्त बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी भूपेंद्र चौधरी, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ये हो सकता है कि सबके हित में ना हो, इससे पार्टी को भारी नुकसान हो, इससे आम लोगों को दिक्कत पेश आए, गरीबों को दिक्कत हो, इसलिए इसे विधान परिषद की प्रवर समिति को भेज देना चाहिए। यानी मामला साफ है, प्रवर समिति को कोई बिल भेज जाने का मतलब कि फिलहाल ये पास नहीं होगा, इस पर जो समिति है वो बैठक करेगी, विचार करेगी, इसके प्लसेस को, इसके माइनसेस को देखेगी और तब जाकर इस पर चर्चा हो पाएगी। यानी कि कम से कम 2 महीने का जो समय है प्रवर समिति इस पे लेगी। यानी कि विधानसभा में पास होने के बावजूद जो नजूल भूमि विधेयक है ये विधान परिषद में अटक गया। और दिलचस्प बात ये देखिए कि बीजेपी विधान परिषद में 79 सीट है, 79 सीटें हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। समाजवादी पार्टी की मात्र 10 सीटें हैं, 10 लोग हैं, 10 विधायक हैं। इसके बावजूद, मेजॉरिटी होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली, वो विधान परिषद में अपना ही बिल पास नहीं करा पाई, जबकि किसी तरीके से वो बिल विधानसभा में पारित हो चुका था। अब आइए ये जानते हैं कि दरअसल ये जो नजूल की ज़मीन है ये है क्या। नजूल की ज़मीन वो ज़मीन है जो दरअसल सरकार की होती है और इसका इतिहास बड़ा पुराना है। ब्रिटिश पीरियड में 1857 में आपको चलना होगा। 1857 में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने कई लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली, इस आरोप में छीन ली कि वो सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। और ये कौन लोग थे? जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दे रहे थे, या जहां भी अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं से यहाँ समर्थन प्राप्त हो रहा है, ऐसे लोगों की ज़मीन उन्होंने कब्जे में कर ली। बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बड़ी प्राइम लैंड थी और पूरे देश भर में ये काम हुआ। और इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद। तो वो ज़मीन तो उन्होंने रख ली अपने पास और उस पर अंग्रेज़ों ने कहा कि इस पर हम समाज का काम करेंगे, इस पर विकास का काम करेंगे। लेकिन जब आज़ादी मिली भारत को 1857 के 90 साल बाद 1947 में, उसके बाद जो सरकार आई तो ये ज़मीन जाहिर सी बात है वो सरकार के पास चली गई। उसी वक्त सरकार को ये ज़मीन अपने पास रखकर इसे लीज़ नहीं देना चाहिए था और इस पर सामाजिक कार्य, इस पे विकास के कार्य होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? इसको लीज़ दे दिया गया, 99 साल की लीज़ दे दी गई। और ये लीज़ जो है किसको दी गई? जो धनी लोग थे, जो दे सकते थे पैसे, जिनके पास सूचनाएं पहुंचती थी, जो सरकार से करीबी थे, ऐसे लोगों की ज़मीन दे दी गई। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चर्चेज़ हैं, उनके पास नजूल की बहुत ज़मीनें हैं। कई सारे चर्च हैं, कई सारे स्कूल हैं, काफ़ी संपत्ति है उनके पास। और फिर धीरे से ये जो चर्च के पास थी, इसी तरीके से वहाँ से खिसक कर ये फिर मुसलमानों के पास भी ये संपत्ति आई। और इस पर कई मदरसे भी चल रहे हैं, कई कारोबार भी हो रहा है, कई दुकानें भी खुली हुई हैं। तो योगी सरकार ने, वक्फ बोर्ड के पास ऐसी काफ़ी सारी ज़मीनें हैं और योगी सरकार ने फैसला किया कि अब ये ज़मीन जो है, नजूल की ज़मीन जो सरकार की ज़मीन है, इसकी लीज़ जो है हम नहीं बढ़ाएंगे, आप अपना कहीं कहीं देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है इससे तो लोग आहत होंगे ही।
क्योंकि जनता है, पब्लिक है, वो सब जानती है, इसलिए बताने की ज़रूरत है नहीं। कई सारे नेताओं, कई सारे मंत्रियों, सबके अपने अपने बिजनेस भी हैं, उनके संबंधियों के बिजनेस हैं। कई लोग नज़ूल की ज़मीन पर अपनी पौध बढ़ा चुके हैं, बेहिसाब दौलत खड़ी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ही बात करें, नज़ूल की ज़मीन पर कई मॉल बने हुए हैं, कई मार्केटिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, और एक एक दुकान की अगर पगड़ी देखें तो वो करोड़ों में है। तो भाई योगी सरकार का साफ कहना है कि ये सरकार का पैसा है, ये सरकार को आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने किया। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई इस पे तो अस्पताल भी बने हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्वयं नज़ूल की ज़मीन पर है, तो क्या उसे भी आप गिरा देंगे? नहीं, इस फैसले में, इस विधेयक में और इस अध्यादेश में अगर गौर से पढ़ेंगे तो बहुत साफ साफ कहा गया है कि जहां पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, जहां लोक कल्याण का काम हो रहा है, वो इसके दायरे से बाहर है। यानी इसमें कोर्ट्स नहीं हैं, इसमें हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन जो लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी, और इससे होने वाला जो लाभ है वो सरकार के खाते में जाएगा। इससे जो उत्तर प्रदेश सरकार का डेफिसिट भी है वो भी कम होगा, विकास के कार्य भी होंगे। लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल एंगल भी है, और वो पॉलिटिकल एंगल हमने देखा, उसकी चर्चा की कि किस तरीके से ये विधेयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गिर गया। स्वयं बीजेपी के लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये विधेयक पास हो। जाहिर सी बात है, उनके हो सकता है इसमें निजी हित जुड़े हुए हों। खास करके दो प्रमुख विधायक जो बीजेपी के आए, उनमें से एक हैं सिद्धार्थ सिंह और दूसरे हैं हर्षवर्धन वाजपेयी। अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी दल में हैं, इन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। लेकिन दोस्तों, योगी सरकार का ये फैसला आने वाले दिनों में कई प्रदेशों के लिए मिसाल बन सकती है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है कि भविष्य में दूसरी राज्य सरकारें भी अगर थोड़ी दूरदृष्टि डालें तो इस तरीके के फैसले कर अपने राज्य का डेफिसिट कम कर सकती हैं। लेकिन हाँ, उन्हें वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरना होगा, और शायद सब सरकारें ना कर पाएं, क्योंकि इसमें खामियाजा है। खामियाजा ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका वोट हो सकता है न मिले, और अब बीजेपी भी इससे डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर इस फैसले पे लग रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को आने वाले उपचुनाव में, आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या चुनावी नुकसान को देखते हुए जो फैसले लोकहित के हैं, जो फैसले राज्य हित में हैं, जो फैसले राष्ट्रहित में हैं, सरकारें वो फैसले न लें? योगी ने ये फैसला लेके ये दिखा दिया है कि उनकी सोच दूर की है, और सत्ता आए, सत्ता रहे, साजिशें हों, उनको बलि का बकरा बनाया जाए, उन पे किसी भी हार का ठीकरा फोड़ा जाए या नहीं फोड़ा जाए, ये अपनी जगह है, वो बातें चलती रहेंगी। लेकिन योगी को जो करना है वो करके रहेंगे। और ऐसे उन्होंने एक नहीं, उन्होंने कई फैसले किए हैं। कांवड़ यात्रा का भी फैसला उसमें से एक था, धर्मांतरण पर भी जो फैसला आया है वो भी एक है। और कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर नाम लिखने का जो फैसला था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हटा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को योगी जी ने पकड़ लिया है। और वो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि ये सिर्फ कांवड़ यात्रा पर ही क्यों लागू किया जा रहा है, ऐसी चीज़ है तो पूरे प्रदेश में आपने क्यों इसके लिए नहीं सोचा, इसको धर्म से क्यों जोड़ा, हिंदू मुस्लिम क्यों किया। कोर्ट का कहना था बिना नाम लिए पक्षों के। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के लिए ऐसा कोई कानून बना दें कि हर दुकान वाले को अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होगी।
तो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। वैसे हमारे एक मित्र हैं, सज्जन हैं, वो बता रहे थे कि जब हम होटल में जाते हैं तो हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी मांगी जाती है, पैन कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, जिसमें सब कुछ दर्ज होता है, आपकी उम्र से लेकर, आपके जन्म तिथि से लेकर, आपके एड्रेस से लेकर, आपके नाम से लेकर पिताजी के नाम तक। तो जब होटल में आप जाते हैं तो वो आपसे सब कुछ लेते हैं, आपको सब देना होता है, हर जगह, किसी भी सरकारी जगह में जाए तो कहीं आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसे कौन चला रहा है, कब से वो चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, जिस तरीके से आप मेनू कार्ड में देखते हैं मेनू, क्या उस हिसाब से ये जानकारी लेने का अधिकार नहीं है आपको? अगर ये सवाल पसंद आए कमेंट में आप बताएं। फिलहाल दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।